पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? बाय नेम क्लियर है कि पोटेंशियल को मेजर करने की डिवाइस है पोटेंशियोमीटर। वर्किंग प्रिंसिपल, हर एक इंस्ट्रूमेंट किसी न किसी प्रिंसिपल पर काम करता है, तो इसका भी एक वर्किंग प्रिंसिपल होगा। वर्किंग प्रिंसिपल इसका ये कहता है कि जैसे अगर हमारे पास एक वायर है जो कि यूनिफॉर्म मटेरियल, यूनिफॉर्म थिकनेस, पूरा एक वायर लेफ्ट टू राइट है, थिकनेस कांस्टेंट है और लेफ्ट टू राइट मटेरियल भी सेम, और इस वायर में कुछ करंट फ्लो कर रहा हो आई, जिस वजह से इस वायर के टोटल लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, अक्रॉस द कंप्लीट लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V है, और ड्यू टू द करंट इन दिस वायर, देन इस वायर के किसी स्मॉल x लेंथ के करस्पॉन्डिंगली पोटेंशियल डिफरेंस की क्या वैल्यू बनेगी? Potential difference across this length small x, knowing that the potential difference across the complete length is capital Vx upon L, Vx by L. यही इसका प्रिंसिपल है, that if potential difference across the length L is capital V, then the potential difference across the length small x will be कितना, वो निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से। बट कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस x लेंथ के अक्रॉस निकालने के लिए करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस x लेंथ, resistance of the x length will be resistivity multiplied by length upon area, and potential difference across the total wire by the Ohm's law is the current multiplied by resistance of complete wire, which is resistivity into the total length divided by area. Yes. ठीक, अब डेरिवेशन को बहुत ध्यान से समझना है। रेजिस्टिविटी और एरिया हम लोगों ने यूनिफॉर्म माना हुआ है, मतलब इस लेफ्ट पोर्शन की रेजिस्टिविटी और एरिया और कंप्लीट वायर की रेजिस्टिविटी और एरिया यूनिफॉर्म है, तो रो और ए यहाँ पर और रो और ए यहाँ पर सेम है, जो कि हम न्यूमेरिकल को एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए चेंज भी कर सकते हैं। तो जब न्यूमेरिकल को हम ऐसा भी न्यूमेरिकल फ्रेम कर सकते हैं जहां पर रेजिस्टिविटी वेरिएबल हो, जहां पर एरिया वेरिएबल, फंक्शन ऑफ एक्स कर सकते हैं, तो वहां पर हमें पूरा डेरिवेशन रिपीट करना पड़ेगा। इसीलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता रहे, हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। पोटेंशियल डिफरेंस, ये रिलेशंस आ गए, कंडीशंस हैं, रो और ए यूनिफॉर्म है। नाउ इस कंडीशन पर ये प्रूफ कर सकते हैं दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ x विल बी कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस बाय द कंप्लीट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय x। इन दोनों रिलेशन से आ जाएगा आपका आंसर। Yes. होगा? Yes. ठीक है, और यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल होगा। पोटेंशियोमीटर की वर्किंग प्रिंसिपल यही है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सम लेंथ x of the wire will be potential difference of the entire wire upon the total length multiplied by this small x length, provided rho और a uniform। और ये जो v by l है, which is the potential difference per unit length, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू, होगी या नहीं होगी? Yes. And this is known as a potential gradient। इसको आगे हम इन शॉर्ट में पीजी से डिनोट करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिनोट करेंगे पीजी से। दैट मीन्स कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट को किसी लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो हमें उस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल, पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय सम लेंथ विल गिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट स्पेसिफिक लेंथ। ठीक है? Yes. आगे बढ़ रहे हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल लिखोगे आप थ्योरेटिकल लेवल पर। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल, तो आंसर इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू द लेंथ।
ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अब ये किस तरीके से काम करता है, तो पहले पोटेंशियोमीटर का सेटअप कैसा होता है। पोटेंशियोमीटर सेटअप किस तरीके से होगा वो देखिए, इसमें 6 to 10 मीटर के अराउंड 6 to 10 मीटर की एक पूरी वायर है जिसको हम AB डिनोट कर रहे हैं, नोन एज अ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, मतलब कॉमर्शियली जो पोटेंशियोमीटर हमें मिलते हैं वो लगभग 6 से 8 मीटर के होते हैं, 6-8 मीटर 10 मीटर के, और ये कनेक्टेड होते हैं बाय द स्विच एंड बाय सम बैटरी जिसको हम ड्राइविंग ईएमएफ का नाम देते हैं, जिसके ईएमएफ को डिनोट करेंगे ED से, एंड देन ये पॉइंट B से कनेक्टेड होते हैं। और ये सब कुछ है कि इनबिल्ट स्ट्रक्चर होता है, मतलब हमें ये कनेक्शंस करने नहीं होते हैं, जब हम पोटेंशियोमीटर परचेज करते हैं तो ये सब ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं। मतलब जब हम इस इंस्ट्रूमेंट को लेबोरेटरी में यूज करने जाएंगे तो हमें सिर्फ ये स्विच बंद करना होता है, बाकी सब कुछ कनेक्टेड होता है पहले से। यस ठीक, ऑब्वियसली ड्राइविंग ईएमएफ वाली बैटरी का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, उसको RD मान लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस होगी इस बैटरी की। अब हमें क्या करना होता है, जैसे हमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हमें अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उसका प्रोसेस कैसा होगा। तो एज एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ड्राई सेल है और हमें उस ड्राई सेल के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेजरमेंट करनी है कि उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये पता लगाना है मुझे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए जिस पोटेंशियल डिफरेंस को आप मेजर करना चाहते हो, पोटेंशियल टू बी मेजर्ड, वो कोई भी एक पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, वो किसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, वो किसी सर्किट में किसी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, कहीं भी 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है जिसको मेजर करना चाहते हैं। जिस भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करना चाहते हो, उस पोटेंशियल डिफरेंस के पॉजिटिव टर्मिनल को पोटेंशियोमीटर वायर के पॉजिटिव टर्मिनल के साइड पर कनेक्ट करें। जिस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है उसके प्लस टर्मिनल को पोटेंशियोमीटर वायर की जहां पर प्लस टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर दें डायरेक्टली। प्लस को प्लस से कनेक्ट करना, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं होगा हमारा। Positive terminal of the potentiometer wire must be connected to the positive terminal of voltage which is to be measured, and then negative terminal of unknown voltage is connected to the voltmeter, is connected to the galvanometer, and then galvanometer is further connected to this wire by the sliding contact. ये कनेक्शंस करने होंगे। कनेक्शंस करने के बाद हम इस स्विच को बंद कर देंगे। जब ये कनेक्शंस हो जाएंगे देन ये स्विच बंद, और स्विच को बंद करने के बाद इस स्लाइडर को पॉइंट ए से स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं जब तक कि हमारे गैल्वेनोमीटर में 0 रीडिंग ना आ जाए। यहां से स्टार्ट करेंगे स्लाइड करना और तब तक स्लाइड करते जाएंगे जब तक कि यहाँ पर निडल 0 वैल्यू न दिखाए। उस कंडीशन को टेक्निकल लैंग्वेज में हम नाम देंगे नल पॉइंट या फिर बैलेंस पॉइंट। बैलेंस लिख दे रहे थे। स्टेप क्लियर हो गए, क्या क्या करना है हमें इसमें? यस ठीक है, ये पूरा था क्या चीज? सर वो पॉजिटिव टर्मिनल वाला मैं लिखना भूल गया था। वो पॉजिटिव टर्मिनल आपने पॉजिटिव, हाँ तो मतलब ये कम मैंडेटरी है, पॉजिटिव के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए, ये कंडीशन कंपलसरी है। एंड द गैल्वेनोमीटर मस्ट बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव साइड। हाँ जी, रीजन इसका कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव वो अभी बता रहे हैं, रीजन अभी बता रहे हैं क्या है, वो बता रहे हैं। अभी फिलहाल हम बता रहे हैं कि ये वर्क कैसे करता है, एंड देन इसके बाद समझेंगे कि ये सब क्यों कहा गया था। अभी हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट कैसे होगी। तो जब हमने ये सारा सेटअप कर दिया और स्विच को बंद कर दिया, उसके बाद हमने पॉइंट जे को स्लाइड किया और तब तक स्लाइड किया जब तक यहाँ पर 0 डिफ्लेक्शन ना आ जाए।
उसके बाद का लॉजिक सुनिएगा। पॉइंट ए, अच्छा इन टर्मिनल्स का नाम दे दे, पहले एम और एन नाम दे देते हैं। पॉइंट ए इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द टर्मिनल एम। इन दोनों के पोटेंशियल्स में क्या रिलेशन चल रहा होगा? सेम यहाँ के पोटेंशियल में और यहाँ के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। सेम होगा, सेम होगा। Yes, sir. क्यों? Sir, wire से connected है तो कोई डिवाइस same तो ऐसा potential है ही हो जाएगा। पोटेंशियल वायर होता है। ठीक, तो पॉइंट ए और पॉइंट एम देखो डायरेक्टली एक वायर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो इनके पोटेंशियल्स बराबर हो गए, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एट पॉइंट एम। हालांकि इसका प्रॉपर रीजन ये होना चाहिए कि यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट नहीं है। अब ये कैसे कहेंगे कि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रही? इसका भी रीजन होना चाहिए कि इस वायर में कोई करंट नहीं है, मतलब पोटेंशियल ए पर और पोटेंशियल एम पर उस कंडीशन में भी बराबर होंगे जिस कंडीशन में यहाँ कोई रेजिस्टेंस भी होगा तब भी। क्योंकि देखिए जो हमारा ड्राइविंग ईएमएफ है, इसके थ्रू एक करंट बाहर निकलेगी और उतनी ही करंट बैटरी में वापस भी आनी है। यहां पर भी हमारा आईडी करंट आएगा, इस ब्रांच में भी आईडी करंट आएगी। गैल्वेनोमीटर से कंफर्म हो चुका है कि इस वायर में कोई करंट नहीं। इस पॉइंट जे पर किरचॉफ जंक्शन रूल फॉलो करिए, वाया गैल्वेनोमीटर कोई करंट आ नहीं रहा है इसमें, और इधर आईडी करंट जा रहा है, भी रहा होगा। तो ए से जे के बीच में क्या करंट जाएगा? ए ID टू जे कितना आईडी जाएगा। आईडी। अच्छा इधर से भी आईडी आ रहा है, तो पॉइंट ए पर किरचॉफ रूल लगाइए। अगर आईडी करंट पॉइंट ए पर आया और इधर आईडी चला गया तो ऊपर कितना करंट जाएगा? एम की तरफ। जीरो। तो यही इसका प्रिंसिपल है, मतलब जो कि जिस टाइम गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट होगी उस टाइम इधर वाले वायर में भी जीरो करंट आएगी। इधर जीरो हुआ तो इधर भी जीरो हो जाएगा, और जीरो करंट होने की वजह से ए और एम के बीच ओम्स लॉ के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा नहीं, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड पोटेंशियल एट पॉइंट एम बराबर हो गए। सिमिलरली एन और जे के पोटेंशियल्स बराबर हो जाएंगे। भले ही गैल्वेनोमीटर के अंदर रेजिस्टेंस है, इनसाइड गैल्वेनोमीटर जो कॉइल होगी उसका रेजिस्टेंस तो होगा, बट उस रेजिस्टेंस में क्योंकि कोई करंट नहीं है तो एन और एच जे के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा नहीं, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट जे इज सेम एज द पोटेंशियल एट पॉइंट एन। ठीक है यहाँ तक? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर। ये कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम गैल्वेनोमीटर को जीरो डिफ्लेक्शन पर सेट क्यों कर रहे हैं, ये समझो आप। गैल्वेनोमीटर को जीरो डिफ्लेक्शन पर सेट करने की वजह क्या है? जब ये जीरो डिफ्लेक्शन पर सेट हो गया तो दो बातें हो गई, एक तो वाया गैल्वेनोमीटर कोई करंट नहीं जाएगा, और किरचॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग इधर वाले वायर में भी कोई करंट नहीं जाएगी। यस जब इन दोनों वायर्स में करंट होगा नहीं तो ए और एम के बीच में पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हो गए। सिमिलरली जे और एन में पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये भी सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हो गए। यस, थैंक यू। ये कंडीशन तभी फुलफिल होगी जब गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट। सर हाँ सर, ये यहाँ पे ईडी के बगल में गामा डी क्या लिखा हुआ है? गामा नहीं, आर है, वो आर है रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइविंग सेल, आर इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके सर। नाउ जब ये बातें सर आप कह रहे हैं कि मतलब एम और एम के बीच में कोई करंट नहीं होगा तो फिर उनका पोटेंशियल इक्वल होगा। मतलब एक हाँ। मतलब एक डाउट आ रहा है सर कि मतलब अगर करंट फ्लो भी करता है तब भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल इक्वल हो सकता है ना? अगर उनमें रेजिस्टेंस ना हो। हाँ हाँ सर, जी सर। भाई पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर होता है, तो या तो आई जीरो हो या फिर आर जीरो हो। जी सर, जी सर। तो इस हिसाब से जब ये इक्वेशन सेटअप होगी तो अब हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एम और एन के बीच का उतना ही होगा जितना कि ए और जे के बीच होगा, और ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के हिसाब से अगर ए से जे तक की लेंथ को एक्स मान लें, ए टू जे अगर हम कुछ लेंथ मान लें और ये लेंथ एक्स हो सपोज, और ये टोटल लेंथ एल मान लें, तो
अभी अभी जो हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर की प्रिंसिपल पढ़ी उसके हिसाब से ए और जे के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एक्स। यही अभी हमने वर्किंग समझी थी कि पोटेंशियोमीटर वायर के एक पर्टिकुलर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट को उस लेंथ से मल्टीप्लाई करें। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है पोटेंशियोमीटर वायर का कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी ओवर द लेंथ फ्रॉम ए टू बी, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। जिसको हम चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशंस की जा सकती हैं जरूरत पड़ने पर, बट ज्यादातर के एक्सपेरिमेंट्स में इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर जरूरत हुई तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? कैन बी कैलकुलेटेड बट नॉट रिक्वायर्ड। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, आईडी जान के हमें उसके लिए मुझे ड्राइविंग ईएमएफ पता होना चाहिए, हमें ड्राइविंग सेल का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तो हम ड्राइविंग करंट निकाल सकते हैं इक्वल टू ड्राइविंग ईएमएफ डिवाइडेड बाय ये करंट जिस पाथ पर जा रहा है उस पाथ पे क्या रेजिस्टेंस है। तो ये करंट का पाथ अगर हम प्रॉपर्ली देखें तो इसके पाथ में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो बैटरी का रेजिस्टेंस होगा प्लस इस वायर एबी का रेजिस्टेंस होगा। और जब हम करंट निकाल लेंगे तो ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं ओम्स लॉ के थ्रू। दिस मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एबी। आया ये पॉइंट समझे? यस यस ठीक, बट मैं फिर बोल रहा इसकी नीड होती नहीं है, बहुत रेयरेस्ट क्वेश्चंस कभी कभी हो सकते हैं जहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, अदरवाइज इसकी नीड नहीं आती है। हमारा सीधा सा रूल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल, ए और जे के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को हम डायरेक्टली लिखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ। सीधा सा। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है ये पता हो चाहे ना पता हो, जो एक्सपेरिमेंट हमें करने होते हैं उसमें इसकी कोई जरूरत पड़ती ही नहीं। तो अगर हम ये कह दें कि हमारे पास कोई ऐसा पोटेंशियोमीटर है जिसके पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू नोन है, तो अब बताओ क्या एम और एन का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने लायक है या नहीं? अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू नोन हो आप, और ये एच हम लोग स्केल से रीड कर लेंगे कि कितने लेंथ पर आया। फर्स्ट इक्वेशन से। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो नीचे वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन कंप्लीट, यहाँ से ये हमारा कहलाता है पोटेंशियोमीटर सेटअप। ये इंस्ट्रूमेंट में इनबिल्ट सेटअप होता है जो हमें दिखता नहीं है। इनबिल्ट सेटअप होता है, हमें बाहर से दिखेगा क्या? सिर्फ स्विच। हम स्विच ऑन करेंगे, हमारा पोटेंशियोमीटर सेटअप ऑन हो जाता है। हमें लैब के अंदर क्या करना होता है? जिस पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट करनी होती है उसके प्लस टर्मिनल को प्लस टर्मिनल से कनेक्ट करना होता है, माइनस को वाया गैल्वेनोमीटर जॉकी से कनेक्ट करना होता है, और स्लाइड करके तब तक चलेंगे जब तक यहाँ पर जीरो करंट आ जाए। उसके बाद हमको क्या करना होता है? जिस पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट हम लोगों ने की है उसकी वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ फ्रॉम ए टू जी। पूछ लो इसमें जो भी डाउट है तुम पूछो। क्लियर है सर? क्लियर है। क्लियर ये ध्यान रखोगे ना कि जब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होगा, जब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होगा, और वो हमेशा होगा, जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर के टाइम पर पॉइंट ए और जॉकी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली लिखा जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू दिस लेंथ। उसमें एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना अपना। पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हमें इक्वेट करना होगा किससे? पॉइंट ए को जहां से कनेक्ट
किया है उस पॉइंट पर और जे को जिससे कनेक्ट किया है, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस। करें मूव आगे? यस यस सर। ठीक है, दिस इज पोटेंशियोमीटर सेटअप, विच इज इनबिल्ट सेटअप, हमें दिखेगा ही नहीं। अगर हम मार्केट में पोटेंशियोमीटर खरीदने जाएंगे, जैसे कल आपको बताया था गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर सब दिखाए, तो आपको एक्सटर्नली क्या दिखता है उसके अंदर? क्या उसमें जो कॉइल लगी है वो दिखती है कभी? उसके अंदर जो नहीं मैग्नेट सर, सर। तो हमें कंस्ट्रक्शन तो दिखती नहीं, हमें बाहर उसका रेड और ब्लैक टर्मिनल दिखते हैं खाली। तो सिमिलरली पोटेंशियोमीटर सेटअप का कॉमर्शियल अगर आप देखोगे तो कॉमर्शियली ये गिटार जैसा होता है, मतलब एक वुडन बॉक्स होती है। अगर लैब नहीं देखा है तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, कोई वीडियो देख लें या फिर फोटो इसके कहीं से डाउनलोड कर ले फोटो। इसी देखा है तरीके लैब में। हाँ, अगर देखा है तो आप कनेक्ट कर पाओगे, समझ जाओगे। सिंपली एक वुडन बॉक्स है और इस वुडन बॉक्स पर जैसे यहाँ पर एक स्क्रू कनेक्टेड है विच इज ए पॉइंट एंड दूसरा स्क्रू यहाँ पर कनेक्टेड होता है बी पॉइंट, और इन दो स्क्रू के बीच में हमारा वायर होता है। हमने क्या कहा, कितने मीटर की वायर होती है हमारी? लगभग जो होती है मोस्ट ऑफ 2 meters long. 6 से 10 मीटर। 6 से 10 मीटर का वायर अगर हम सीधा करेंगे तो मेरे ख्याल से लैब भी छोटा पड़ जाएगा हमारा। ठीक है, 6 मीटर मतलब 18 फीट, 10 मीटर का मतलब हो गया करीब 30 फीट, मतलब 5 आदमियों को लिटा दें सर। टर्न कर देते हैं इसलिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, वायर को फोल्ड कर देते हैं। ए पॉइंट से वायर को ले जाते हैं, फिर किसी पॉइंट पर फोल्ड कर देते हैं, फिर पीछे की तरफ आते हैं, फिर ऐसे फोल्ड करके इधर ले जाते हैं। और फाइनली फोल्ड करके हम पॉइंट बी पर आ जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं। तो मान लीजिए एक बार जाने पे हमने सपोज 1 मीटर कवर किया, तो 1 मीटर इधर गए, फिर फोल्ड करके 1 मीटर 2 मीटर हो गए, फिर इधर गए 3 मीटर, फिर फोल्ड करके 4 मीटर, फिर 5 मीटर, और ऐसे 6 मीटर का वायर हो गया। ये कॉमर्शियल लुक इसका ऐसा होगा। और ये इस बॉक्स के अंदर ही, इनसाइड बॉक्स, बैटरी से कनेक्टेड है पहले से। वो कनेक्शन हमें दिखेंगे नहीं, मतलब पॉइंट ए एंड बी इंटरनली कनेक्टेड है, हमें बाहर सिर्फ एक स्विच दिखेगा यहाँ, जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। समझ पा रहे क्या हो रहा है इसमें? यस सर। ड्राइविंग सेल इसके बॉक्स के अंदर है, इनविजिबल फॉर्म में, एंड दैट इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद ए एंड बी। एक्सटर्नली ये स्विच दिखता है, ऑन ऑफ कर दीजिए बस, और कुछ नहीं। तो ये सेटअप हमें दिखता है। अब इसमें जो मेजरमेंट्स करनी होती हैं वो कैसे करनी होती है वो भी दिखाया है। सपोज करो कि आपके पास एक बैटरी है जिसका कुछ ईएमएफ है, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं कि क्या ईएमएफ है इसका, और मुझे इस ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। तो हमको पता होना चाहिए कि कनेक्शंस कैसे करने हैं। तो रूल नंबर 1, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करें एंड ए पॉइंट इज पॉजिटिव, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट में मेंशन होते हैं, जैसे कि रेड और ब्लैक टर्मिनल्स होते हैं ना, तो वैसे ही रेड और ब्लैक होते हैं, तो पता चल जाता है कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो जब हम लैब में जाएंगे तो बैटरी के प्लस को इसके प्लस से कनेक्ट कर दें, और बैटरी के माइनस को ले जा करके हमने वाया गैल्वेनोमीटर रखा था, और उसमें जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है उसको स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे, और मान लीजिए वो जो स्लाइडर है वो यहाँ कहीं पर गया, इस पॉइंट पर आया, ये अराउंड 100 सेंटीमीटर का होता है, मतलब एक बार में 100 सेंटीमीटर कवर करते हैं, और मीटर स्केल लगा होता है यहाँ पर, बॉक्स पे ही मीटर स्केल होता है 0, और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मतलब एक्चुअल लुक इसका ऐसा आता है जब देखते हैं तो हमने स्लाइडर को ऐसी जगह पर रखा है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जे को एक ऐसे पॉइंट पर ले जाकर रख दिया जब इस गैल्वेनोमीटर में 0 आ गया, पॉइंटर इज 0,
अब हम क्या कहेंगे, दिस EMF E विल बी इक्वल टू पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट जे तक का पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हम लिखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय ए से जे तक की लेंथ। अब वो कैसे काउंट होती है, मान लीजिए ये जो पॉइंट जे है, इसके सामने पॉइंट जे के सामने आपके स्केल पर 60 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, क्योंकि स्केल तो एक ही होती है, स्केल बार फोल्ड नहीं होती। सपोज यहाँ 60 सेंटीमीटर लिखा है, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमारा स्लाइडर कौन से नंबर ऑफ वायर पे गया है, यहाँ वायर का फर्स्ट टर्न है, ये सेकंड टर्न है, ये थर्ड टर्न, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कौन से टर्न के ऊपर हमने जे को रखा हुआ है, थर्ड। तो जो लेंथ मेजर करनी होती है वो ऐसे स्टार्ट करेंगे आप ए से, 100 सेंटीमीटर इधर गए, फिर वापस 100 सेंटीमीटर आए, और फिर यहां से हम जे तक गए 60 सेंटीमीटर। टोटल कितनी लेंथ कवर की है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए अप टू जे पॉइंट। 200 इट्स लाइक काइनेमेटिक्स का डिस्टेंस निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट नहीं। यस सर 100 सेंटीमीटर गए, फिर 100 सेंटीमीटर पीछे है, 200 हो गया, फिर 60 सेंटीमीटर इधर गए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x, जिसमें x बराबर 260 सेंटीमीटर। मतलब ये पता होना चाहिए कि x कैसे देखा जाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट बॉक्स पर लिखा होता है, मतलब जितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट होते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रिंटेड होता है बॉक्स के ऊपर। सपोज लिखा है 2 वोल्ट पर मीटर मेंशन होता है, ये हमें कैलकुलेट करने की होता है। तो अब आप बताओ क्या करोगे, 2 वोल्ट पर मीटर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.6 सिंपली 5.2 वोल्ट, यानी हमने बता दिया कि यहाँ पर 5.2 वोल्ट है। और यही मेरा पर्पस था कि पोटेंशियोमीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालें। आपको Yes. क्लियर हो रहा है क्या करते हैं इसमें? यस सर Yes. अब सिर्फ अब सिर्फ एक ही चीज बची है कि लैब में ले जाएं आपको और ये दिखा दें, बस इतना ही बचे। तो सपोज दैट, हाँ तो वो बैटरी जो लगाई है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इग्नोर किया है ना, कौन सी बैटरी? तो जिसका ई कैलकुलेट करके। नहीं, इग्नोर नहीं किए। अगर होगा भी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, मान लीजिए बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस है भी तो क्या फर्क पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर में जब करंट है ही नहीं तो बैटरी में भी नहीं पर होगी, रेजिस्टेंस में भी अच्छा, yes, करंट sir. जीरो जाएगा तो यूजलेस हो तो फिर जाएगा। इसका टर्मिनल वोल्टेज तो ईएमएफ के बराबर ही मिलेगा ना, बिकॉज बैटरी Yes, इसका sir. टर्मिनल वोल्टेज E माइनस IR लिखते हैं। जीरो डिफ्लेक्शन होता है यहाँ पर, नो करंट, यहाँ भी नो करंट। जब नो करंट है तो टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में कोई फर्क नहीं। यस सर। सपोज जो ये जे है ये 60 सेंटीमीटर पे होता है, लेकिन ये 4th नंबर के टर्न पे होता। इधर से 60 सेंटीमीटर दिख रहा है, मतलब इसके सामने स्केल में 60 सेंटीमीटर है, लेकिन ये चौथे वाले टर्न पे। अब बताओ एक्स कितना होगा? 340। 340 360 होगा या 340 होगा? 340 340 होगा। सर 6.8 हो जाएगा फिर वहां पे। आप ए से उस पॉइंट तक चलो ना, स्टार्ट करो ए से 100 सेंटीमीटर, मुड़ जाओ 100, 200, फिर मुड़ गए 300। तो वहाँ उल्टी तरफ से आएगा Yes, तो sir, 40 ही 40 होगा पर। 40 इधर से 60 है तो इधर से 40 होगा ना फिर तो ये। यस सर यस तो ए से जे तक जाने के लिए मुझे कितनी लेंथ कवर करनी पड़ेगी? 340 सर। 340 हाँ, तो ये ध्यान रखना कि आप एक्स को 340 लिखोगे। ये बस यही एक लैब के अंदर प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स का आंसर इतना नहीं आता क्योंकि वो इधर से डिस्टेंस काउंट कर लेते हैं। Yes. ठीक है, सर हाँ सर इसमें भी यहाँ पे कुछ एंड करेक्शन होते हैं या फिर जो टर्न्स हैं होते हैं, उनको सब ignore होते ही हैं, करते हैं? सब होते हैं, हाँ, सब होते हैं। एंड करेक्शंस वगैरह भी होते हैं, लेकिन इसमें एंड करेक्शंस का प्रॉब्लम है ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे को। एंड करेक्शंस मीटर एक्चुअली इसमें पोटेंशियल मीटर में एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। अभी आपको वो भी समझाएंगे कि जब हमारे पास पहले से वोल्ट मीटर था पोटेंशियल को नापने के लिए, तो हम फालतू खर्चा क्यों कर रहे हैं, हम क्यों पोटेंशियल मीटर बना रहे हैं, जब ऑलरेडी एक इंस्ट्रूमेंट था वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को मेजर करने का काम करता था। तो अननेसेसरली पोटेंशियल मीटर जैसी डिवाइस प्रिपेयर करने का, मैन्युफैक्चर करने का क्या काम पर्पस था? तो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज होगा वोल्ट मीटर के ऊपर। वोल्ट मीटर में हम लोग ये सेल से करंट ड्रॉ नहीं करता शायद,
रेजिस्टेंस का वोल्टमीटर में हमने आता ही है सर करंट उसमें। हाँ, ये किस कंसेप्ट पे काम कर रहा है समझिए, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा अलग है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि ए पॉइंट से जिस टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, और जे पॉइंट से जो टर्मिनल कनेक्ट होगा वो दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो इक्वेशंस बन रही है वो इन एब्सेंस ऑफ करंट बन रही है। यस सर। फिलहाल तो ये समझिए। अब क्योंकि ये डायग्राम हम बार बार तो ड्रॉ नहीं कर सकते यार, तो हम ए बी को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे दिखा देते हैं। आप समझते हैं इसके दो मेजर एप्लीकेशंस हैं। पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, पोटेंशियोमीटर का दो मेजर एप्लीकेशन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट, कंपेयरिंग ईएमएफ, और मेजर एप्लीकेशन नहीं बल्कि ये कहेंगे कि ये हमारे सीबीएसई के दो एक्सपेरिमेंट है, और मेरे ख्याल से आईएससी के भी यही एक्सपेरिमेंट होंगे। मतलब जो 14, 15, 14, 15 एक्सपेरिमेंट लिस्टेड हैं उनमें से दो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर। तो देखिए हम पोटेंशियोमीटर वायर को एक जिगजैग फॉर्म में दिखा सकते हैं, रेजिस्टेंस के फॉर्म में। मतलब ए बी पोटेंशियोमीटर वायर connected with a switch and the driving cell. अब ये तो समझ गया ना कि हमें क्या काम करना होगा। हमें ये सब बनाना नहीं है, ये ऑलरेडी एक बॉक्स के अंदर सब कुछ है, हमें जाकर के सिर्फ स्विच ऑन करनी है, केवल स्विच ऑन करनी रहेगी बस। हाँ, और और कनेक्शन कुछ नहीं करना है। यहाँ पर स्क्रू लगे होंगे, वो हमें वहां से कनेक्ट कर रहे होंगे। स्क्रू वाले। अब हमारे पास मान लीजिए दो बैटरीज है, एक E1 EMF की और एक E2 EMF की, जिनको हमें कंपेयर करना है, यानी कि इनका रेशियो फाइंड करना है। या यूं कह लें कि एक का EMF अननोन है और एक का EMF अननोन है, तो वो पता करना है। इसके लिए क्या करते हैं, पहले हमने फर्स्ट बैटरी के प्लस टर्मिनल को ए से कनेक्ट किया और फर्स्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करने के बाद वायर ए बी पे स्लाइड करके किसी पॉइंट जे पर ले गए, और तब तक जब तक यहाँ पर जीरो नहीं आता। पहली बैटरी, फिर दूसरी बैटरी को कनेक्शन ही नहीं किया, ऑब्वियसली स्विच बंद होगा। क्या इक्वेशन बनेंगे, अभी हमारा ए और जे से किस चीज को कनेक्ट किया जा रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट जे से कनेक्ट किसको कर रहे हैं हम लोग, E1। तो उसकी वैल्यू लिखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ फ्रॉम ए टू जे। सपोज ये x1 है, बस ये काम कर दो आप। पोटेंशियोमीटर लोगों को डिफिकल्ट लगता है, वो बेसिक्स को फॉलो ही नहीं कर रहे, और बेसिक कहता है कि ए से जे तक का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड द लेंथ, एंड इट शुड बी इक्वल टू द वोल्टेज कनेक्टेड फ्रॉम ए टू जे। फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद क्या करते हैं, ये इतना पार्ट करने के बाद क्या करना होता है, बैटरी 1 को डिस्कनेक्ट कर दें और सिमिलर कनेक्शंस बैटरी 2 से कर दें। सिमिलर चीज, पहले बैटरी 1 कनेक्ट की, अब उसको हटा करके बैटरी 2 लगा दी, और मान लिया जाए कि अब की बार x2 डिस्टेंस पर 0 आएगा, तो अब हमारी इक्वेशन बनेगी पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय x2 एंड इक्वल्स टू E2। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की जरूरत है ही नहीं। E1 बाई E2 बराबर x1 डिवाइडेड बाय x2, इतना ही से काम करना होता है सर। तो अगर एक नोन है और x1 x2 स्केल से हम लोग रीड कर सकते हैं, और एक EMF पहले से पता हो, तो दूसरा अननोन EMF कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से। यस सर। ठीक है, सिंपल है या अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है? इजी सर। ठीक ही है, मतलब ठीक ही है, मॉडरेट कह लें इसको। सर वो सवाल कर लेंगे तब सर कॉन्फिडेंस आएगा। तब पता आएगा चलेगा सर, सर। बोलो आएगा, सिंपल सा आएगा, बस ये दिमाग में बिठा दो। ए और जे का पोटेंशियल डिफरेंस, आरएचएस में कुछ नहीं करना। देखो, जब भी आप पोटेंशियोमीटर की इक्वेशंस बनाओगे तो राइट हैंड साइड फिक्स्ड है, दैट इज ऑलवेज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ।
आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना है कि एलएचएस पे क्या है। तो एलएचएस पर आपको सिर्फ ये देखना होता है कि ए और जे से कनेक्शंस किस चीज के किए गए हैं। जिस चीज को ए और जी से कनेक्ट किया है वो पोटेंशियल डिफरेंस लेफ्ट हैंड साइड पर। ऐसे नहीं होगा, मतलब ऐसे तो फिर डरोगे। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का रोटेशनल मैकेनिक्स माना जाता है। सेकंड, फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, द सेकंड पार्ट। किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी पोटेंशियोमीटर से निकालते हैं। इसके लिए भी क्या करते हैं, तो हमारा वो एज यूजुअल पोटेंशियोमीटर सेटअप जो पहले से ही लैब में है, इसको बार बार इसको इरेज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जरूरत बार बार पड़ रही है। ठीक है, इसमें क्या मतलब, ये तो सेटअप आपका ऑलरेडी है। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक बैटरी जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर दी, तो एक बैटरी जिसका ईएमएफ ई और उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और हमारा एम ऑफ एक्सपेरिमेंट है स्मॉल आर को निकालना। एम ऑफ एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट स्मॉल आर, उसके लिए बैटरी, उसका रेजिस्टेंस, और इनके साथ हम क्या करते हैं, एक और स्विच लगाते हैं एस, साथ में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। ये पूरे कनेक्शंस करने पड़ेंगे लैब में जाकर, और उसके बाद ये हमारा इनबिल्ट पोटेंशियोमीटर सेटअप है। हमें ये कनेक्शन नहीं करने, हमें लैब में जब जाएंगे तो हमें ये कनेक्शन करने होंगे, बैटरी के साथ रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना हो। उसके बाद बैटरी के प्लस टर्मिनल को ले जाकर के ए से कनेक्ट कर देंगे, और दूसरे साइड पर जाकर के गैल्वेनोमीटर, और वही सेम चीज जी। ये पहला काम हुआ, पहले तो सर्किट कनेक्ट किया। अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट 2 स्टेप्स में होता है। नेचुरली ये स्विच बंद करना ही पड़ेगा बार बार, अदरवाइज कुछ होगा। तो पहले स्टेप पर क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप पर यहाँ वाला स्विच जो रेजिस्टेंस बॉक्स को इस बैटरी से कनेक्ट कर रहा है, ये स्विच ऑफ है, मतलब कि ओपन है। और फिर हम नोट करेंगे कि ए से जे तक की लेंथ कितनी है, तो लेट वो लेंथ ए टू जे तक जो लेंथ है वो एक्स बने। अब सिर्फ आप इक्वेशन बताओ क्या करेंगे, आरएचएस पर क्या लिखना है मेरे को। एंड ये ऑब्वियस है कि यहाँ नल पॉइंट लाएंगे, ये इस बार बार बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ नल पॉइंट लाना ही पड़ेगा आपको। आरएचएस का टर्म बताएं जो पहले से फिक्स्ड है। एलएचएस में बताओ, ये बताइए जब ये स्विच ऑफ है तो हम क्या कहें, ए और जे के बीच में क्या चीज कनेक्ट हो रही है? बैटरी बैटरी होगा केवल। इससे अब यहाँ तो सर्किट बैटरी कनेक्ट है, और क्या उस बैटरी में करंट है? क्या उस बैटरी में करंट है? नो सर, नहीं गैल्वेनोमीटर फ्लो हो रहा होगा। गैल्वेनोमीटर में करंट है नहीं, यहाँ पर करंट है नहीं क्योंकि स्विच ऑफ है। तो इस वायर में करंट नहीं है, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, तो फिर यहाँ भी कोई करंट नहीं होगा, अदरवाइज किरचॉफ रूल वायलेट कर जाएंगे। यस सर। तो जब बैटरी में करंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ए और जे के बीच में हमने एक बैटरी लगाई है जिस बैटरी में कोई करंट है ही नहीं, तो उस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? ई के बराबर होगा। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। फिर हम स्टेप 2 करते हैं, एक्सपेरिमेंट के दूसरे स्टेप पर गए। अब एक्सपेरिमेंट के दूसरे स्टेप पर हमने जो स्विच ऑफ थी उसको ऑन कर दिया, मतलब क्लोज किया, ये स्विच बंद कर दिया, और फिर से हम जीरो डिफ्लेक्शन तक लाने के लिए पॉइंट जे को लेके जाएंगे। एंड नाउ लेट ए जे इज x2। आरएचएस तो लिख ही दें हम, एलएचएस का पता नहीं, बट आरएचएस फिक्स्ड है। अब आप एलएचएस पे जाओ, जब ये स्विच बंद हो जाएगी तो आप क्या कह सकते हो कि ए और जे के बीच में क्या कनेक्ट किया जा रहा है आपको?
हम ये कह और रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस को R मान लें। तो अब बताओ A और J के बीच में कनेक्शन किस चीज के हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि A और J के बीच में ये R भी कनेक्ट है और A और J के बीच में ये बैटरी भी कनेक्ट है और ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। यस सर। यस यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे सिर्फ ये पता करना होता है कि पॉइंट A और पॉइंट J से यहाँ पर जो एलिमेंट कनेक्ट हुआ है उसमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर से पूछा हूं आप लोगों से, A और J के बीच में क्या कहा जाए, R कनेक्ट है या बैटरी कनेक्ट है या फिर दोनों ही पैरेलल में कनेक्ट है? दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप इधर की तरफ वो पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, जो चीज आपने A और J से कनेक्ट की हुई है, जिसके कनेक्शन से A और J से किए हैं उनमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने इस रेजिस्टेंस बॉक्स को A और J से कनेक्ट किया, तो हमें रेजिस्टेंस बॉक्स का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, यानी इस R का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। कितना होगा वो? गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में करंट है नहीं, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी और हमने कहा था कि जब गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच में करंट नहीं जाएगी तो यहाँ वाले ब्रांच में भी नहीं जाएगी। यस सर। इधर जीरो करंट होगा तो यहाँ भी जीरो करंट आएगा। ये बात समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। तो पीजे यहाँ पे यहाँ हाँ, तो जब इन I दोनों में into करंट कैपिटल R PG into X2 हो जाएगा सर, वहां से I निकल आएगा, फिर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हाँ, यहाँ पर इस बैटरी से एक करंट फ्लो होगा क्योंकि यहाँ पर एक क्लोज पाथ मिल चुका है, तो यहाँ से हमारा कोई करंट I निकला होगा, वो इधर जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स में जाएगा, इधर जाएगा और ऐसे आ जाएगा। ऐसे करके एक करंट यहाँ पर फ्लो करेगा। इधर करंट जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ जीरो रीडिंग आ रही है, और जब इधर नहीं आ सकता तो इधर भी नहीं आ सकता क्योंकि ये दोनों किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग होते हैं। तो हम कैपिटल आई को तो आराम से निकाल सकते हैं। ये कैपिटल आई करंट इस बैटरी से निकल करके रेजिस्टेंस बॉक्स और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो कैपिटल आई करंट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल r। और इतना करंट जब रेजिस्टेंस बॉक्स में से जाएगा तो इस आर का जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो होगा करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस बात पर अपने आप को कन्विंस करो कि पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल में जो इक्वेशंस बनानी होती है हमें, उन इक्वेशंस का राइट हैंड साइड प्री डिफाइंड है पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू द लेंथ। हमें और आपको जो लॉजिक लगाना पड़ता है वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के लिए करना होता है, ये देखते हुए कि ए और जे के बीच में कौन सा डिवाइस कनेक्ट किया जा रहा है। हम इसको ऑल्टरनेटिवली एक काम और कर सकते थे, हम ये भी कह सकते थे कि ए और जे के बीच में बैटरी कनेक्ट है। यस सर, बैटरी तो दिमाग में आई थी। हम यहाँ पर ये भी कर सकते थे, इसकी जगह पर पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू x2, और हम अगर हम ये कह रहे हैं कि ए और जे के बीच में ये बैटरी कनेक्ट है तो फिर उस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज लेंगे विच इज ई माइनस आई की वैल्यू डाल करंट आई की आई वैल्यू डाल के इनटू रेजिस्टेंस, बात हो जाएगी। तो ये दोनों सेम ही चीजें आएंगी। ये और ये को फर्क थोड़ी है इसमें। यस सर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन, इसको कह लो चाहे सेकंड इक्वेशन इसको कह लीजिए। और फिर मैंने कहा कि हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट का नीड होता ही नहीं है, अपने एक्सपेरिमेंट्स में पोटेंशियल ग्रेडियंट की कोई जरूरत नहीं मेरे को। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मोस्टली हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं, कट जाता है वो, कट जाएगा। और उसके बाद जब सिंप्लीफाई करोगे आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने के बाद, ईएमएफ भी कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कैंसिल हो जाएगा, एंड देन जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो स्मॉल आर का रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, कैपिटल आर 1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई x1। चेक जरूर करना है इसको। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करके। चेक कर लो। सर x1 by x2 होगा क्या? x2 आएगा शायद। तो ये फिर x1 by x2 माइनस 1 आ रहा होगा। यस सर। यस दिस माइनस 1 आएगा फिर।
यस सर, यही आ रहा है। यस सर, ये आ रहा था। चलिए ठीक। नहीं इसलिए ना कभी कभी लोग कॉपी कर लेते हैं तो उल्टा भी लिखना पड़ता है। ये समझने के लिए कि कौन लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है। तो हमने जब एक्सपेरिमेंट किया होगा लैब में तो हमने रीडिंग्स किस किस की ली होंगी, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमने क्या क्या रीड किया इसके अंदर। कैपिटल आर रेजिस्टेंस बॉक्स, अब आपको समझ में आ गया कि इसमें तो कोई की रेजिस्टेंस वाली की होगी निकाली उसी से पता चल जाएगा। और x1 x2 की रीडिंग्स लेते हैं बाय द मीटर स्केल। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है एरर एनालिसिस का। सपोज आपसे कहा जाए कि जो x1 है वो 150 सेंटीमीटर है और x2 जो है वो 120 सेंटीमीटर है या 100 सेंटीमीटर है। मान लीजिए 200 है ये 100 है, कुछ भी मान लो। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन स्मॉल आर? कैसे करेंगे? पहले रुक जाओ, अभी एक कंप्लीट होने जैसे। तो एरर वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर एरर का क्वेश्चन बनना कंफर्म। वो लीस्ट काउंट को ऐड कर देंगे दोनों में, फिर डिवाइड करने पे ऐड होता है। हाँ, और यहाँ पर हमें अपने क्लास 11th के उस कंसेप्ट को समझना होगा कि जब दो क्वांटिटीज का डिवीजन होता है तो उसमें एरर कैसे कैलकुलेट की जाती है। परसेंटेज एरर ऐड हो जाता परसेंटेज एरर ऐड हो जाता है। सर अगर हाँ। कोई पावर हो तो वो मल्टीप्लाई भी हो जाती है। हाँ, तो वो सब रूल्स यहाँ पर काम कर जाएंगे। और अब आप सोचोगे जब जेई के पेपर में ये सब आता है तो एक तो पोटेंशियोमीटर वैसे ही कम समझ में आता है, एरर तो ऊपर से बिल्कुल एरर वैसे भी नहीं समझ में आती है, और दोनों का कॉम्बिनेशन गहराई क्या है इसका फिर, एरर और फिर एग्जामिनेशन प्रेशर। बाहर निकलते ही घर वाले पूछते हैं कि पेपर कैसा हुआ। अरे बहुत डरावना है ये, मतलब भूत भी नहीं डराएगा जैसे क्वेश्चन डराते। पांडे जी क्या पूछ रहे थे? सर ये कह रहे हैं कि जो हम लोग पोटेंशियोमीटर खरीदते हैं उसमें तो मार्किंग्स तो कंपनी की तरफ से आती है, मतलब x1 और x2 की जो मार्किंग हम लोग रीड करेंगे वो तो कंपनी की तरफ से आएगी, मतलब तो नहीं वो भैया, तो कंपनी स्केल लगा के देंगे ना, x1 x2 बताया तो भी कैसे नापते हैं। सर वो तो खुद निकालना पड़ेगा। अच्छा ओके। अबे तुमको एक कपड़ा नापना है कितने मीटर का है तो कंपनी कपड़ा नाप के थोड़ी देगी, कंपनी तुमको एक स्केल दे देगी, नापो अपने आप। जी सर। भाई उसने क्या किया, स्केल लगा दिया उस बॉक्स के ऊपर। अब यही तो भी समझा रहा था कि एक्स कैसे मेजर करते हैं, कि वो जॉकी थर्ड वाले टर्न पे है कि फोर्थ वाले टर्न पे है, ये देखना पड़ता है आपको। जी सर। जी सर हम्म, सर x1 और x2 में हमेशा x1 बड़ा रहेगा, ऐसा भी बिल्कुल। कुछ? हाँ हाँ, क्यों बड़ा होगा? क्योंकि x1 उस टाइम पर मिला था जब बैटरी में करंट नहीं था, यानी x1 करस्पॉन्डिंग टू ईएमएफ है और x2 करस्पॉन्डिंग टू टर्मिनल वोल्टेज है, और टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से टर्मिनल छोटा होगा। लेस देन और इक्वल टू ही होता है। ये सर वो R और R में इनमें से कट कुछ बढ़ माइनस जाएगा, किया है। R और R में बच जाएगा। x1 हमेशा बड़ा आएगा, मतलब जब अगर स्मॉल आर 0 होगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आइडियल बैटरी हो गई, फिर तो हम ये एक्सपेरिमेंट क्यों करेंगे। यस सर। हाँ सर, तब तो ये सारा झंझट ही खत्म, बट ऐसा होता है नहीं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। हाँ बताओ। तो दूसरे केस में जब नल पॉइंट लेके आएंगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स का जो आर है तब डिपेंड करेगा नल पॉइंट पर, कि सिर्फ उस टाइम पे भी स्लाइडर पे ही डिपेंड कर रहा होता है? नहीं समझा कैसे, मतलब तो मतलब क्वेश्चन। जब हमने वो दूसरा वाला स्विच बंद किया है तो हाँ, नल पॉइंट जिस भी मतलब डिस्टेंस पे आएगा वो सिर्फ स्लाइडर पे डिपेंड कर रहा होगा या रेजिस्टेंस बॉक्स पे भी रेजिस्टेंस बॉक्स में से कौन सी की निकाली है उस पर डिपेंड करेगा। करेगा ना? मतलब हाँ ऑब्वियसली करेगा यार, वो क्योंकि तो अगर उसका नहीं ऑब्वियस है, उसके वही हिसाब से ही पूछ तो करेगा चेंज करना आर की पड़ता है वैल्यू उसे। कहाँ से आएगी? मैं तो लगाते ही क्यों इसको। Yes. जी सर तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स ही क्यों लगाया गया, मतलब इसकी जगह कोई? सर वही कह रहा था सर, कोई अब यार कोई भी रेजिस्टेंस लगा देते। अब लगा दो भाई, उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, कई सारे की होते हैं तो हम कोई भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट में 5-6 रीडिंग लेनी है तो हम जी बार बार अलग अलग की निकालेंगे, रीडिंग लेंगे। अच्छा वो उसके पीछे कोई फिजिक्स का लॉ थोड़ी है, अब वो रैंडम एरर वाला लॉजिक है। यस सर।
चलिए इसके बाद आते हैं, अब स्टार्टिंग में आप लोगों ने पूछा, यही 2 एक्सपेरिमेंट पोटेंशियोमीटर के हमारे सिलेबस में हैं, बाकी क्वेश्चंस टफ लेवल के भी आएंगे। हम लोगों ने कहा अभी कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर है, अगेन जिसको जिगजैग रेजिस्टेंस दिखाते हैं, कनेक्टेड विद स्विच एंड अ बैटरी, और हमें जिस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करनी थी, हम लोगों ने कहा पहले एग्जांपल में आपको ये समझाया था कि मान लो आपको एक ड्राई सेल है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता करती है, तो प्रॉपर कनेक्शंस किसको कहे जाएंगे? सर्किट इज प्रॉपरली कनेक्टेड, उसके लिए क्या होना चाहिए? प्लस को पॉजिटिव कहाँ कनेक्ट करना टर्मिनल चाहिए? पॉजिटिव से हो, Positive नेगेटिव में से कैलकुलेटर हो वगैरह। और माइनस यहाँ पर। अब किसी ने कहा कि ऐसा ना करे तो क्या होगा? चलिए वही काम करके दिखाते हैं आपको। मान लो हमने माइनस यहाँ कनेक्ट किया और प्लस को जॉकी से ले जाकर, प्लस को गैल्वेनोमीटर से ले जाके कनेक्ट कर दिया, तो ये क्यों नहीं काम करेगा? देखिए ऐसी कंडीशन में आप करते रह जाओगे एक्सपेरिमेंट, नल पॉइंट आएगा ही नहीं, ए और पॉसिबल ही नहीं है नल नेगेटिव पॉइंट। में सर पोटेंशियल डिफरेंस तो जगह पे चार्ज पोटेंशियल फ्लो कर जाएगा वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट फ्लो होता ए रहेगा। और हमेशा। नेगेटिव वाले टर्मिनल के बीच में। यस हाँ, सर। उनको नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं, जो कि हमारा मैंडेटरी कंडीशन है पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में, नल पॉइंट को लाना ही पड़ता है। क्यों नहीं मिलेगा नल पॉइंट? माइनस का कनेक्शन जो प्लस से, बेसिक प्रिंसिपल है वही हम नहीं लगा पाएंगे यहाँ पे। हाँ इसीलिए ना कि माइनस कनेक्टेड टू द प्लस। अच्छा चलिए इसको प्रॉपरली प्रूफ करके दिखाते हैं। मान लो किसी ने जिद कर ली कि ऐसा करने के बाद भी जीरो आएगा, नहीं समझ आ रहा उनको, उन्होंने कहा कि नहीं हम तो ये गलत कनेक्शंस करके भी जीरो ले लेंगे, मान लेते हैं भाई 11 जीरो। बैटरी से करंट गया आईडी, जब यहाँ जीरो हो गया तो फिर यहाँ जीरो हो जाएगा। यस सर। तो ये सारा आईडी करंट इधर जाना चाहिए, इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए। यहाँ हम लोग जीरो कह चुके हैं। सेल का कुछ ईएमएफ होगा, मान लो 5 वोल्ट का, रैंडमली। किरचॉफ को तो नाराज नहीं कर सकते ना हम लोग, आप केवीएल तो गलत नहीं हो सकता। स्टार्ट करिए पॉइंट ए से, चलते हैं आगे। पॉइंट ए से इस वायर की तरफ गए और माइनस से प्लस की तरफ 5 वोल्ट मिला आपको, क्या लिखें? -5 और आगे गए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिला लेकिन करंट नहीं मिली, तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं मिलेगा। पॉइंट जे पर आ गए, अब हम जे से वापस ए की तरफ जा रहे हैं, जे से वापस ए की तरफ, यानी करंट के अपोजिट, नेगेटिव ही आएगा। माइनस आईडी इंटू द रेजिस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन द पॉइंट ए एंड जे, एंड अकॉर्डिंग टू केवीएल ये जीरो होना चाहिए। यस। 2 नेगेटिव का सम जीरो नहीं हो सकता ना? नहीं सर, भाई एक ही पॉसिबिलिटी है रेजिस्टेंस नेगेटिव आए। वो भी नहीं हो सकता। कितना अच्छा होता अगर वायर का नेगेटिव रेजिस्टेंस हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो सुपर कंडक्टर के साथ चौथा मटेरियल मिल जाता। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्लस को प्लस से ही कनेक्ट करोगे तभी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होंगे, वरना लेके बैठे रहो, लैब असिस्टेंट को पैसे दो और फिर आगे बढ़ जाओ। दूसरा तरीका एक्सपेरिमेंट करने का यही होता है ना, और क्या है? वो तुमको किसी पुरानी फाइल दे देगा किसी सीनियर की, उसमें से रीडिंग नोट कर लो। तो एक तो इसमें क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव, पॉसिबल रीजंस फॉर नॉट फाइंडिंग द जीरो रिफ्लेक्शन। क्या बोल सकते हैं, क्या पॉसिबल रीजन हुआ कि जीरो रिफ्लेक्शन ना मिला हो आपको? तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड कनेक्ट सर कर दिया। पॉजिटिव Wrong connection. भी बैटरी सेम थोड़ी ना हो पाएगा। हाँ, सेल wrong का connection। ईएमएफ उससे ज्यादा हो बैटरी से। और एक दूसरा भी है। चलो मान लो हमने कनेक्शंस भी प्रॉपर किए, उसके बाद भी जीरो नहीं मिल रहा तेरे को, अब हमने कौन सा पाप कर दिया भाई? कभी कभी ऐसा होता है कि कनेक्शंस प्रॉपर होने के बावजूद भी जीरो नहीं मिलता,
क्या होगा अगर आप एक सेल लाओ जिसका ईएमएफ ज्यादा है ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस। तो भी कभी वो तो कंडीशन फिर ही नहीं आ करंट फ्लो रहा कर जाएगा सर फिर वो उससे। देखिए हाँ, क्योंकि नल पॉइंट पर हम लोग क्या, भाई नल पॉइंट पर हमने क्या कहा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स की वैल्यू इस ईएमएफ के बराबर आनी चाहिए। एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो अगर हमारा ईएमएफ ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा है, ई की वैल्यू वी ए बी से ज्यादा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो एक्स है वो मोर देन एल है। यस क्या ये ऐसा पॉसिबल हो है ही कि नहीं सर, सकता। ये हो ही ए नहीं से ए तक सकता। का डिस्टेंस वायर के टोटल लेंथ से ज्यादा हो? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब जिस पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट आपको करनी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस से कम होना चाहिए। और ये तो वैसे भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात कर लो भाई, आप वोल्ट मीटर भी खरीदोगे तो मान लो वो वोल्ट मीटर 5 वोल्ट तक मेजर कर सकता है, तो उसे 6 वोल्ट कैसे मेजर करके दिखाओगे? ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल में मैक्सिमम मेजरमेंट क्या कर सकते हो? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। अब आपसे उससे कहा जाए कि उस स्केल से आप जरा 25 सेंटीमीटर की लेंथ एक बार में मेजर करके दिखा दो। भाई जब उस स्केल की रेंज ही नहीं उतनी, समझ पा रहे हैं कि नहीं इसकी? यस जी सर। यस सर। पोटेंशियोमीटर की मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है जहां तक वो मेजर कर सकता है? वो हो सकती है ए से बी तक के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। जब x इज इक्वल टू l हो जाए। हाँ, वो एक्सट्रीम केस है। यस सर। बस तो ये दो रीजंस हो सकते हैं, या तो हम ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं जो वायर ए बी के पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा है, इसलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा, या फिर हो सकता है कि पोलैरिटी गलत कनेक्ट कर दी। ये दो पॉसिबल रीजंस होते हैं जीरो डिफ्लेक्शन ना आने के। इसके बाद आते हैं, ये भी पॉसिबल है कि हमारे पोटेंशियोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि कोई वजह है उसकी, मान लीजिए ज्यादा वोल्टेज। तो अब हम इसका प्रॉब्लम कर रहे हैं, थोड़ी सी एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स है। पोटेंशियोमीटर विथ नॉन जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब कि हमने यहाँ पर एक ईएमएफ लगाया है, उसका कुछ रेजिस्टेंस है, हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और उसको पॉइंट जे पर रखा। न्यूमेरिकल है ये, फिर से बोल रहा हूँ आपसे। सपोज जो हमारा ड्राइविंग ईएमएफ है, यहाँ पर ईएमएफ ई है, और सपोज ड्राइविंग ईएमएफ E/2 है, और ड्राइविंग सेल का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, और वायर एबी का जो रेजिस्टेंस है वो सपोज 12 आर है या फिर 9 आर है, कुछ भी मान लो इसको, कोई एक वैल्यू है। इसमें तो जीरो डिफ्लेक्शन कभी आएगा ही नहीं। जब आपका ड्राइविंग सेल के ईएमएफ से भी ज्यादा ईएमएफ यहाँ लेके जा रहे हो, आएगा कभी? वीडियो नो सर, वीडियो और ऑडियो में दिक्कत हो होगी। गया आपका। सर वीडियो फ्री। आवाज भी नहीं आ रही थी। हाँ अब आ गया सर। नहीं आएगा ना? सर नल पॉइंट तो आएगा। अभी आ ही नहीं पाएगा नल पॉइंट। सिंपली एक प्रॉब्लम बचा, इसमें कुछ नहीं, पोटेंशियोमीटर का पार्ट खत्म हो चुका है। नाउ अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द पोटेंशियोमीटर, जो भी कंफ्यूज करता है। मैं कह रहा हूँ, क्या इस जो डेटा सामने है, इस डेटा के हिसाब से आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जीरो रिफ्लेक्शन आ पाएगी? नो सर। नहीं, नहीं आएगी। तो इसमें क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो ऐसा कि अगर हमारा वायर ए बी मान लो 600 सेंटीमीटर का है, ये प्रॉब्लम एचसीवी की ही है कि 600 सेंटीमीटर का वायर है और हमने जॉकी को प्लेस किया है सपोज
400 सेंटीमीटर पे। तो बताइए गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट होगी? सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज करंट फ्लोइंग इन दिस गैल्वेनोमीटर? तो और इसका रेजिस्टेंस दिया होगा, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस भी मेंशन होगी, स्मॉल आर। अरे केवीएल जाएगा। पर ये KVL भी का होगा। स्मॉल आ रहा है। अरे सिंपलिसिटी करने के लिए हम सबको स्मॉल आर लिख रहे हैं अभी, कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए। ओके सर। अब R1 R2 R3 कर देंगे तो वो टफ हो जाता है। तो एक बात बताइए, यहां से जो करंट कैपिटल आई मान लो निकला, हमने क्या कहा था कि जब यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन होगा तो ये आई कहाँ जाएगा फिर? अगर इसमें जीरो सर डिफ्लेक्शन ए ए से बी बी ब्रांच में चला तक। जाएगा, वायर में चला जाएगा। अगर लेकिन जब यहाँ जीरो डिफ्लेक्शन नहीं है तो फिर ये करंट पॉइंट ए पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें से कुछ स्मॉल आई ऊपर चला जाएगा और बाकी का करंट इस यहाँ आएगा कैपिटल आई, कैपिटल माइनस स्मॉल आई उसमें जाएगा। लेकिन पॉइंट जे पर एक बार फिर किरचॉफ रूल लगेंगे। कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई इस तरफ से आ रहा है और ये स्मॉल आई ऊपर के साइड से पॉइंट जे पर आएगा। जे से बी में कैपिटल आई चला जाएगा। कैपिटल आई हाँ, आए नहीं जे से बी वापस कैपिटल आई हो जाएगा। सिर्फ केवीएल लगाना है इसमें। अब हम केवीएल की इक्वेशंस लिख रहे देखो, पहले इस अपर पोर्शन में यहाँ से स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ई माइनस आई है। पहले यहाँ पर सबसे पहले ई माइनस ई की प्लस ई? प्लस आई प्लस प्लस ई। उसके बाद स्मॉल आर है तो माइनस स्मॉल आई आर या प्लस आई आर? प्लस आई आर होगा। प्लस होगा प्लस आई आर। फिर इधर गए, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है और करंट है प्लस आया। फिर जे से ए की तरफ आना है अगेंस्ट करंट, माइनस आई माइनस कैपिटल आई इनटू कितना रेजिस्टेंस जे से ए तक मिलेगा आपको? जे से ए तक, तो उसके लिए पूरे वायर का रेजिस्टेंस 9 आ रहा है और वो 600 सेंटीमीटर का वायर है और जे से ए 400 सेंटीमीटर है। 9R/6 into 4 6R। देखो रेजिस्टेंस को लेंथ के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। यस यस तो ये 6R हो जाएगा और इसके बाद ए से वापस इस पॉइंट पर आ गए, केवीएल के हिसाब से ये जीरो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरा केवीएल ये नीचे वाला लूप ले लो, ए से जे की तरफ कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई इंटू 6R, जे से बी की तरफ आई करंट और जे से बी तक का रेजिस्टेंस 3R, फिर बी से नीचे फिर इधर तो कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर। बैटरी भी है माइनस इसके बाद पॉइंट ए पर आ गए इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन सॉल्व करना होगा इसको। तो पोटेंशियोमीटर व्हेन जीरो डिफ्लेक्शन इनटू गैल्वेनोमीटर, उसकी इक्वेशंस कैसे बनानी है? पोटेंशियोमीटर जब जीरो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर होगा तो इक्वेशन का राइट हैंड साइड है पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू द लेंथ और इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड है ए और जे से जिस पोटेंशियल को कनेक्ट किया गया था। पोटेंशियोमीटर व्हेन जीरो डिफ्लेक्शन नहीं है तो इट इज सिंपली अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केवीएल। तब इसको पोटेंशियोमीटर के एंगल से देखना भी बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है पोटेंशियोमीटर का एंगल यहाँ पर। अब आप बताओ इसमें जो डाउट्स हैं। बढ़े आगे। यस
और लास्ट में एक टॉपिक जो कल रह गया था वो ये कि गैल्वेनोमीटर को यूज करना है हमें एज एमिटर। ये काम कैसे हो सकता है? कल आपको दिखाया गया था कि गैल्वेनोमीटर में भी करंट मेजर किया जा सकता है और एमिटर से भी करंट मेजर किया जा सकता है। डिफरेंस दोनों में क्या होता है? गैल्वेनोमीटर से जो करंट मेजर करते हैं वो वैल्यू कम होती है और इससे जो करंट मेजर करते हैं वो ज्यादा होती है। तो मान लीजिए एम्पियर और मिली एम्पियर टाइप। हाँ, तो मान लो कि हमारे पास कोई एक वायर है और उस वायर में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए 10 एम्पियर का। हमसे किसी ने कहा कि ये वाला करंट मेजर करके दिखाओ, तो हम लोग को पता है कि जिस वायर में करंट की मेजरमेंट करनी होती है उस वायर को पहले कट करके उसको कट करके और बीच में क्या डाल देते हैं वहां पर? एमीटर। लेकिन वो है ही नहीं मेरे पास, एमीटर अवेलेबल नहीं है। अब कैसे करंट नापेंगे? गैल्वेनोमीटर अवेलेबल है, एमीटर अवेलेबल नहीं है। तो जो चीज अवेलेबल है उसी से काम चला लेंगे। हमें यहाँ पर कनेक्ट तो एमीटर करना चाहिए था, लेकिन वो है ही नहीं जब, तो जो ऑप्शन में है वो डालो। गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर लगा लेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है? क्या गैल्वेनोमीटर 10 एम्पियर की करंट को नाप सकता है? मान लीजिए जो गैल्वेनोमीटर आपके सामने है, मान लीजिए जो गैल्वेनोमीटर आपके सामने है उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन, सपोज उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 मिली एम्पियर पे आ जाए और गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है मान लेते हैं। तो क्या ऐसा गैल्वेनोमीटर इस ब्रांच में लगाने के बाद हम इस करंट की मेजरमेंट कर पाएंगे? आंसर है नहीं। नो सर। इसके अंदर उतनी स्केल है ही नहीं जो 10 एम्पियर को मेजर कर पाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करने के साथ इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस कैपिटल एस लगा देते हैं, जो कि टेक्निकल लैंग्वेजेस में शंट रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। मतलब हमारे पास एमीटर नहीं है तो हम जुगाड़ कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा कर लें कि हमारा एमीटर बन जाए। तो जुगाड़ क्या किया, गैल्वेनोमीटर लगाया और उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाई और हमने कहा कि अब ये दोनों मिल करके ये कॉम्बिनेशन एक एमीटर का काम करेगा। दिस विल एक्ट एज एमीटर। एमीटर नहीं है बट एमीटर का काम कर देगा। कैसे काम करेगा? एमीटर का काम क्या था? एमीटर का काम था करंट को मेजर कर देना। तो ये चीज यहां पर ये काम कैसे होगा? गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करेगा। पर अब गैल्वेनोमीटर पैरेलल में आ गया है, लेकिन क्या ये गैल्वेनोमीटर इसी करंट को मेजर करेगा? नो सर। नहीं करेगी, क्योंकि ये करंट तो डिवाइड होकर जाएगी ना इसमें। यस सर। तो कुछ करंट हमारे गैल्वेनोमीटर से जाएगी, बाकी की करंट यहाँ शंट रेजिस्टेंस से चली जाएगी। इसको हम कैपिटल आई मान लेते हैं। तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि इससे हम 10 एम्पियर की मेजरमेंट कर लेंगे? तो बेवकूफ बना रहे। मेजरमेंट तो आईजी की होगी, मतलब ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स होती है। कैसे देखो, गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। सो आईजी इनटू द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल प्रेजेंट इनसाइड द गैल्वेनोमीटर आरजी, जो कि 100 ओम है। आई माइनस आईजी शंट रेजिस्टेंस में और मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एस। इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन इक्वल होंगे, इक्वल होने चाहिए। इससे हम कह सकते हैं कि कैपिटल आई जो होगा वो आईजी एंड 1 प्लस आरजी डिवाइडेड बाय कैपिटल एस। एक बार आप भी चेक कर लो, सबका गलत फिर से लिख दिया। सर मेरे यहाँ नेटवर्क इश्यू हो गया था, बस एक चीज सर रिपीट कर दीजिए कि इक्वल क्यों है सर दोनों?
अच्छा नेहल अभी स्टार्टिंग में क्या कह रही थी कि एयरटेल का नेटवर्क मेरे यहाँ बढ़िया चलता सर है, पता अरे सर पता नहीं क्या हो गया इसीलिए कहते नहीं कहा करूँ। सर पता नहीं हर आ- दिन आ- ऐसा नहीं आज ही क्या हो बोला और गया आज ही गड़बड़ हो गई है। कुछ नहीं, हमने कहा कि गैल्वेनोमीटर की कॉइल और शंट रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर रहना चाहिए। यस सर समझ ये रिलेशन सही आ रहा है कि नहीं? सही है। सही है सही आ रहा है। आ रहा है। अब जब हम लैब के अंदर ये सब कुछ कर रहे होंगे तो हमारी नजरों के सामने जो करंट आएगी वो कौन सी आएगी, मतलब हम जिसको रीड करेंगे। आईजी तो ये हम डायरेक्टली रीड करेंगे, हमारे गैल्वेनोमीटर में प्रिंटेड होगा, हम देख लेंगे कितनी करंट आ रही है। लेकिन हमको रीड करना था कैपिटल आई को, तो कैपिटल आई इनडायरेक्टली रीड होता है। कैसे? जो आपने गैल्वेनोमीटर में रीड किया है उसमें 1 प्लस RG बाई एस को मल्टीप्लाई करना ना भूलें, इसको कहा जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्योंकि हम टेम्परेरी काम कर रहे हैं, हमारे पास एमीटर होता तो इतनी झंझट ही ना होती, हम सीधा एमीटर लगाते करंट बता देते। बट क्योंकि एमीटर नहीं है तो जुगाड़ करना पड़ा, जुगाड़ करने में गैल्वेनोमीटर लगाया, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाई। जो रीडिंग मुझे गैल्वेनोमीटर में मिला उसमें हमने एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस RG बाई एस, और ये बता देंगे कि बाहर कितनी करंट फ्लो कर रही है। फिर एस को बहुत ज्यादा ही स्मॉल होना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो हाँ वो ठीक है, गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस कंबाइंड होकर के एज एमीटर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इस कैपिटल आई का पता चल जाएगा, गैल्वेनोमीटर से IG का पता चल जाएगा, और इन दोनों की वैल्यूज के थ्रू 1 प्लस RG बाई एस का पता चल जाएगा। तो ये मिला जुला करके हम कैपिटल आई को मेजर कर सकते हैं, कैपिटल आई कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन एज एमीटर काम कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो एमीटर यहाँ लगा है उसका रेजिस्टेंस कितना हुआ। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज एमीटर, सो द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू। RGS on RG. और आइडियल एमीटर में क्या कंडीशन बताइए कि आइडियल एमीटर में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? जीरो। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आइडियल एमीटर की तरीके से काम करे तो हमें RA को 0 करना पड़ेगा, और RA को 0 करने के लिए मुझे कैपिटल S को 0 करना पड़ेगा। वायर लगा देते, मतलब शंट रेजिस्टेंस 0, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग नहीं शो करेगा। मैंने कहा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मैं पूरा कंप्लीट कर रहा था कि 0 रेजिस्टेंस आप प्रैक्टिकली तो ला नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा कर दिया तो यहाँ से करंट जाएगा, मतलब कुछ है यहाँ से करंट जीरो जाएगी, नहीं कुछ छोटा है। हाँ इसका मतलब S जो है वो बहुत छोटा कर दीजिए, जितना स्मॉल पॉसिबल है उतना कर सकते हैं। 0 प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे, मैथमेटिकली कर सकते हैं। सर शंट रेजिस्टेंस होता ही वो है जिसका होता काम है बहुत रेजिस्टेंस। नहीं ऐसा नहीं है, शंट वर्ड जो होता है वो पैरेलल कनेक्शन के लिए होता है। शंटिंग जो होती है ना ये एक कॉमन वर्ड है, रूट डाइवर्जन को कहा जाता है। ये रेलवे वगैरह में बहुत यूज होता है। जब कोई ट्रैक बिजी होता है तो हम कहते हैं कि उस ट्रैक की शंटिंग कर दी गई, मतलब कि एक पैरेलल ट्रैक बिछा दिया गया, तो रूट डाइवर्जन। तो हमने क्या किया, करंट का डाइवर्जन तो किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा करंट आ रही थी। अगर उस बहुत ज्यादा करंट को हम गैल्वेनोमीटर में भेज देते तो ये तो बोल जाता था। यस सर। तो हमने एक्स्ट्रा करंट को डाइवर्ट किया है किसी और रेजिस्टेंस में, और स्मॉल इसलिए रखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा करंट डाइवर्ट करनी थी आपको। ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट को डाइवर्ट करने के लिए रेजिस्टेंस तो छोटा रखना ही पड़ेगा। ठीक है। यस सर।
ये एज है मतलब इसके क्वेश्चंस असाइनमेंट में होंगे, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे फॉर्मूले के ऊपर है, वो भी इस वाले फॉर्मूले पे आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएंगे। सर ये बता दीजिए, जो ये एरर एनालिसिस होता है सर, ये कौन कौन से डिवाइसेस में ज्यादा पूछा जाता है? कोई फिक्स रूल नहीं है, अब हम ये बताएंगे नहीं कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। इतने दिन से समझा रहे हैं कि इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट, इन चक्करों में क्यों पड़े? नो, गैल्वेमीटर का यूज हम वोल्टमीटर की तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी है। करना क्या चाहिए था मेरे को? अगर मेरे पास वोल्टमीटर होता तो इस वी को हम कैसे नापते? सर आर के में लगा देते लगा देते मीटर वोल्टमीटर को। लगा देते सर। एक वोल्टमीटर लगा देते और हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस मालूम चल जाता कितना है। बट फिर सेम प्रॉब्लम है कि वोल्टमीटर है ही नहीं मेरे पास, तो क्या करेंगे? मान लो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, टू बी मेजर्ड, लेकिन मेजर करने की डिवाइस नहीं मेरे पास। ये कुछ वैसा ही नहीं हो गया। एक अभी हम आपको याद है, मान लो आपको एक सर्कल बनाना है, तो वैसे आपको ज्योमेट्री बॉक्स में क्या होना चाहिए? सर्कल बनाना है मान लीजिए, तो कंपास। कौन सा कंपास होना चाहिए? कंपास होना चाहिए। नहीं है, मान लो नहीं है, तो क्या बनेगा? नहीं सर्कल बन जाएगा बन जुगाड़। जाएगा। लेके बना ट्रैक्टर से 2 बार बना दे। ट्रैक्टर तो 2 बार। तो जुगाड़ करोगे ना कुछ ना कुछ। यस सर। हमारे कहने का मतलब है कि जब जो राइट इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं है, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसी का जुगाड़ कर लेंगे। यस सर। यही चीज यहाँ भी हो रही है। वोल्टमीटर नहीं है मेरे पास, लेकिन गैल्वेमीटर है, तो हमने उस गैल्वेमीटर से ही काम चला लेंगे। क्या करेंगे? जिस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है वहां पर हम लेते हैं अपने गैल्वेमीटर को जो हमारे पास अवेलेबल है, और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। गैल्वेमीटर प्लस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ दैट, galvanometer plus extra resistance in series of the galvanometer will act like voltmeter. अजीब सी बात है यार, ये कैसे वोल्टमीटर काम कर जाएगा? यहाँ पे आरएस की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो ज्यादा करंट किसी से चलेगा। क्योंकि यहाँ पे तो रीडिंग तो करंट की आएगी ना, गैल्वेमीटर में वोल्टेज तो रीड होगा। तो यहाँ तो आईजी रीड, हाँ आईजी डायरेक्टली रीड होगा। आईजी रीड कर लेंगे तो वोल्टेज का भी पता चल जाएगा। कैसे? आईजी करंट जा रहा है गैल्वेमीटर में और इस रेजिस्टेंस में, तो करंट आईजी मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ आईजी। टोटल रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ आईजी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेमीटर प्लस आरएस। तो यही वो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, और क्योंकि इसके पैरेलल में नीचे रेजिस्टेंस है तो सेम उसमें भी वही होगा। सेम ही वोल्टेज होता है। तो इसका मतलब वोल्टेज की इनडायरेक्ट मेजरमेंट आएगी। आईजी डायरेक्टली मेजर कर लेंगे, उसमें आरजी प्लस आरएस को हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कह रहे हैं, दिस टर्म इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जुगाड़ से क्या नहीं हो सकता ये बताओ पहले। ठीक है, यस यस सर। सीधे 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 क्वेश्चंस आते हैं ना। अगर हम चाहते हैं कि आइडियल वोल्टमीटर बने जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए मैथमेटिकली, बट वो पॉसिबल तो है नहीं। आरएस बहुत बड़ा कर दें। आरएस बहुत बड़ा होगा तब। आरएस वेरी लार्ज, देन आप कह सकते हो कि ये लगभग आइडियल वोल्टमीटर बन जाएगा। तो ऊपर से बहुत कम करंट करेगी। तो वैसे भी आइडियल वोल्टमीटर में करंट जाना नहीं चाहिए।
यस सर, टेक्निकली नहीं जाना चाहिए उसमें, बट इन दोनों पे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली स्ट्रेट होंगे। अगर ना समझ है तो आप पैकेज के सॉल्व एग्जांपल पहले देख लें, डायरेक्टली इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस है। हम इससे नहीं करा रहे, वो टाइम वेस्टेज हो जाएगा हमारे लिए। दूसरे बैच में कराए हैं, आपके बैच में नहीं कराए हैं। थोड़े से पॉइंट और टच करेंगे अभी। एक होते हैं मल्टी रेंज एमीटर वोल्ट मीटर। सर मल्टीमीटर यही होता है? हाँ मल्टीमीटर कह ले, मल्टीमीटर देखा है कभी आपने? यस सर, देखा है। जी सर, एक बार देखा है। जैसे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, उसमें बटन होते हैं काफी सारे। तो हाँ, बहुत उससे सारी चीजें। रेजिस्टेंस और करंट पता नहीं क्या क्या निकाल सकते हैं। येलो कलर का होता है। हाँ सर, ऊपर कुछ हाँ, जैसे प्लायर टाइप का होता है, वो उस टाइप का लगा रहता वो मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर में तो खैर आप करंट भी नाप सकते हो, वोल्टेज भी नाप सकते हो, रेजिस्टेंस भी नाप सकते हो। है। तो ये मल्टी रेंज मीटर है। मल्टी रेंज एमीटर, मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। हम दूसरी चीज कह रहे हैं। देखा है सर। कहाँ देख लिया तुमने? सर ये नहीं देखा है, वो सर दूसरा स्कूल वाला की देखा है। लैब में है शायद। मेरे अंकल इलेक्ट्रिशियन ही है ना सर, तो वो बताते रहते हैं काफी चीजें। ये क्या है तो अच्छा, पता तब हो नहीं। सकता है। देखो, तब हो सकता है। देखिए, मान लो हमें मल्टी रेंज वोल्ट मीटर तैयार करना है। मल्टी रेंज वोल्ट मीटर तो कैसे करेंगे? हमने गैल्वेनोमीटर लिया। मल्टी रेंज वोल्ट मीटर बता रहे पहले आपको। पहले मल्टी रेंज, सॉरी यार, चलो वोल्ट मीटर से पहले कर लो। मल्टी रेंज वोल्ट मीटर पहले कर लीजिए। और हमने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगा दिए। रेजिस्टेंस बॉक्स यूज नहीं, रेजिस्टेंस बॉक्स में 3 रेजिस्टेंस। ये सब उसके कंसेप्ट है। जैसे फैन का रेगुलेटर होता है, उसमें भी मल्टीपल रेजिस्टेंस होते हैं। अगर रेगुलेटर को बढ़ाने से फैन की स्पीड कैसे कंट्रोल हो रही है? कहीं ना कहीं उसमें रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हो आप। रेजिस्टेंस घटा देते होंगे। क्या कर देते होंगे? रेजिस्टेंस को घटा देते होंगे। हाँ, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी लगा करके आप रेजिस्टेंस घटा दीजिए। यस सर। मान लीजिए ये टर्मिनल ए आया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर ए और बी, और बी से एक स्विच है, इसको बोलते हैं 3 वे स्विच। रिक्वायरमेंट होने पर इस स्विच को हम यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर इस स्विच को यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर इस स्विच को हम यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं 3 वे स्विच। इसको हम कुछ नाम देते हैं 1 2 3, और ये रेजिस्टेंस R1 R2 R3। ए और बी आर टर्मिनल्स ऑफ वोल्ट मीटर। मतलब जिस पोटेंशियल डिफरेंस की आपको मेजरमेंट करनी होगी, उस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ए और बी कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगर हमने इस 3 वे स्विच को 1 से क्लोज किया है, तो कौन सा रेजिस्टेंस हमारे गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जाए? बताइए। 3 वे स्विच व्हेन कनेक्टेड एट पॉइंट 1, और ए और बी कोई भी पर नहीं कोई नहीं है। जी का अभी क्या हाँ हो गया सर, तुम लोग? जी वाले का। जी वाले का जी वाले का। गैल्वेनोमीटर का। ए और बी आर टर्मिनल्स लाइक वोल्ट मीटर, तो ये तो सर्किट में कनेक्ट हो जाएंगे। यस और 3 वे स्विच 1 वे है, तो अब बताओ कहाँ से करंट जाएगी, कैसे करंट फ्लो करेगी? खुद सोच के देखो ना। मतलब ए और बी को मान लो, ए और बी को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो अब बताओ करंट का पाथ क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर के थ्रू होते हुए गैल्वेनोमीटर। ओनली गैल्वेनोमीटर। वो मैं कहा सही बोल रहा था, वो उसमें कोई कनेक्ट नहीं हुआ, हाँ यस सर। ओनली गैल्वेनोमीटर। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस विल बी IG मल्टीप्लाइड बाय R1, क्योंकि मैक्सिमम करंट IG जा सकती है।
समझ पा रहे यस हैं? यस इसको V1 तो R1 को RG कर हाँ नाउ 3 वे स्विच को जब आप पॉइंट 2 से कनेक्ट कर देंगे, मान लीजिए इधर से यहाँ ले गए, अब G तो R1 R1 और R2 RG R1 R1 R2 और G तीन को मिला। एक गड़बड़ हमसे हो गई, तो डायग्राम थोड़ा गलत बन गया। तो वो एक्चुअली ये वन बना R1 R2 के बीच में होगा क्या? बीच में हाँ यार, वो ध्यान नहीं दिया, ये यहाँ होना चाहिए था, तब हमारा प्रॉपर आंसर पहले आता। केस में सर तो R1 और G दोनों आएंगे पहले वाले में। तो RG प्लस R1 हो जाता। अगर हम 2 पे कनेक्ट कर देंगे तो RG plus R1 plus RT तो इट विल एक्ट लाइक वोल्टमीटर ऑफ IG into RG plus R1 plus R2। एंड अगर हम स्विच को 3 पे कनेक्ट कर दें तो इट विल एक्ट लाइक अनदर वोल्टमीटर ऑफ IG RG plus R1 plus R2 plus R3। तो इलेक्ट्रिशियंस को आपने सिर्फ ये देखा होगा कि वो एक पिन होती है, उस पिन को अलग अलग सॉकेट्स में डालते रहते हैं। यस सर। तो प्लगिंग इन करने से क्या होता है कि या तो हम अलग अलग स्विच कनेक्ट करते हैं तो इंटरनली बॉक्स के अंदर अंदर ही अलग अलग रेजिस्टेंस कनेक्ट होते रहते हैं, ऑटोमेटिकली वोल्टमीटर की रेंज बढ़ती जाएगी। समझ आया ये चीज? यस सर। यस यस ऐसे ही हम मल्टी रेंज एमीटर भी तैयार कर सकते हैं। आप में से कोई सजेस्ट करेगा क्या करना चाहिए? 3 रेजिस्टेंस अगर हमारे पास तो 3 शंट रेजिस्टेंस हैं, तो हम किस तरीके का सर्किट डिजाइन करें कि मल्टी रेंज एमीटर बने? जैसे ये मल्टी रेंज तीनों पैरेलल कर दें, हर एक ब्रांच एक तो आपको एक गैल्वेनोमीटर दे दिया और 3 शंट रेजिस्टेंस दे दिया आपको और स्विचेस दे दी और आपसे कहा गया कि भैया अब आप जुट जाओ और एक हमें एमीटर तैयार करके दे दो। सर तीनों पैरेलल में होंगे और हर रजिस्टर की ब्रांच से एक एक 1 2 3 निकले। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जैसे हमने एक गैल्वेनोमीटर लिया और इसके पैरेलल में हम मान लो पहला शंट रेजिस्टेंस S1 विद स्विच लगाना पड़ेगा आपको। यस फिर हमने दूसरा स्विच लिया और शंट रेजिस्टेंस S2 लगा दिया। क्योंकि पैरेलल में समेशन ऑफ ब्रांचेस का करंट ही नेट करंट होता है सर्किट। इसको स्विच को हम K से डिनोट कर रहे हैं, की K फॉर की, K1 K2 K3, और इसको हमने किसी जगह पर यूज किया एज ए एमीटर जिसमें करंट I फ्लो कर रहा था मान लीजिए। तो अगर हम सिर्फ K1 को बंद करें, ओनली K1 क्लोज्ड, G और S1 पैरेलल में G होंगे। और S1 यस सर। पैरेलल। तो जब सिर्फ K1 क्लोज हुआ एंड K2 K3 ओपन, उस कंडीशन पे करंट V into RG। IB 1 plus RG डिवाइडेड बाय अच्छा हाँ ये सर S1 जो हमारा फॉर्मूला था एमीटर वाला। यस अगर हम सिर्फ K2 बंद करें तो यहाँ पर तो केवल S2 सिर्फ K2 बंद करें तो यहाँ S2 लिखेंगे। G और S2 G और वो नीचे S2 होगी। सिर्फ K3 बंद करें नीचे तो यहाँ पर S1 की जगह S3 और S3। अगर हम K1 K2 दोनों बंद कर दें तो S1 S2 नेट लेके फिर G के साथ नीचे S2 का इक्विवेलेंट S1 S2 तो इक्विवेलेंट इसका उससे मतलब नीचे। कितने टाइप के एमीटर बन जाएंगे इसमें विद 3 शंट रेजिस्टेंसेस? 6 तरीके से। कितने PNC मतलब 3 फैक्टर 3 C2 ना करो यार, वो से नहीं करना है। या तो आप एक एक स्विच बंद करोगे या दो दो बंद करोगे या तीनों बंद कर दोगे। 3 फैक्टर 7 हुए। 8 सर। तो ज्यादा एक मैं जरा पढ़ो। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक केस वो नहीं बनेगा जिसमें सारे खुले हों, सिर्फ G से पास करें।
तो वो भी मान लो, फिर तो वो तो गैल्वेमीटर है ही है, फिर तो एज एमीटर कहाँ यूज किया हमने। ओके 7 बनेंगे। 7 ही बनेंगे, ज्यादा ही मैथ पढ़ ले तो ये फैक्टोरियल तो और 7 पीएनसी लगा बनेंगे। देंगे, जहाँ लगाना है वहां नहीं लगाते। फिजिक्स के टाइम बहुत दिमाग चलता है मैथ। तो यार ये आपका खत्म हो गया। एक टॉपिक ऐड और करेंगे, हमने एक्चुअली X2 और X3 बैच में पढ़ाते वक्त एक चीज आई थी सामने जो हमें बल्ब वाली प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर दे रही थी। तो जो बल्ब वाले प्रॉब्लम्स थे उसमें एक ऑब्जेक्टिव मेथड निकल के आया है, मुझे आपसे भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें ये था कि जैसे मान लो अगर हम 2 बल्ब सीरीज में लगाएं, बल्ब 1 एंड बल्ब 2, फॉर एग्जांपल इसकी 220 वोल्ट 100 वाट है और ये 220 वोल्ट 60 वाट है, और इन दोनों को हम 220 वोल्ट की सप्लाई दें, तो ये दोनों कंबाइंडली कितनी पावर कंज्यूम करेंगे, पावर कंजम्पशन कितना होगा हमारा, ये क्वेश्चन था। सर इनका वैसे ही मतलब कॉम्बिनेशन वाले में जैसे सर पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं वैसे ही होता है। तो जो नेट पावर ये कंज्यूम करेंगे वो कितनी करेंगे वो देखिए। नेट पावर कंजम्पशन विल बी टोटल वोल्टेज 220 का स्क्वायर अपॉन इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 V स्क्वायर बाई R। और R1 कैसे निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस R1 बल्ब 1 के हिसाब से चले, पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई R से 484। नहीं सुनिए, तो वो नहीं करेंगे। 100 वाट को मैं P1 लिखूंगा और 60 वाट को P2 लिखेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज V स्क्वायर अपॉन P। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1 विल बी 220 का स्क्वायर 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 तो P1 लिखो उसे, और ये लिखेंगे 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा, 1 अपॉन नेट पावर इक्वल्स टू 1 अपॉन P1 एंड प्लस 1 अपॉन P2। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यस सर। सर इसी लॉजिक से नहीं सर वो आपने वो इमल्शन रॉड वाला कराया था क्वेश्चन। हाँ वैसा ही, लेकिन वो Yes, वहाँ पे टाइम का रेजिस्टेंस रिलेशन रेजिस्टेंस जैसा आ तो रहा सर है। अगर वैल्यू ना पूछी होती तो वहां डायरेक्टली यही कह सकते थे कि सर अगर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो पावर जो है वो कम हो जाएगी, तो हीटिंग कम करेगा, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। कह सकते हो, लेकिन ये रूल तब काम कर रहा है ना यार जब ये 220 ये 220 और ये भी। यस सर यस। अभी तो बस कैंसिल हो रहा है। कैंसिलेशन भी तो हो यहाँ पर। सर ये कोई भी हो ना हर जगह, तो कोई और खास तो है नहीं हाँ पॉइंट। ठीक, और मान लो अगर यही दोनों बल्ब पैरेलल में होते, सेम बल्ब्स B1 B2 डायरेक्ट आर इन ऐड हो पैरेलल, जाता है। ऐसे ही हो जाता है। नेट पावर जो आएगा वो P1 प्लस P2 आएगा। ये हमने इसलिए बता दिया, कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत हेल्प कर देता है। बल्ब की कॉम्बिनेशंस में नेट पावर कंजम्पशन कैसे निकालें, बल्ब के कॉम्बिनेशंस का नेट पावर कंजम्पशन, सीरीज में रेजिस्टेंस के पैरेलल वाला फॉर्मूला और पैरेलल में रेजिस्टेंस के सीरीज वाला फॉर्मूला। पावर कंजम्पशन, टोटल पावर कंजम्पशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द बल्ब्स। तो एक प्रॉब्लम करा के इसको भी खत्म कर दे रहे। मान ले हमारे पास एक बल्ब होता और उसके साथ हमने यहाँ पर एक और बल्ब लगाया, उसके पैरेलल पे हमने 2 बल्ब लगा दिए इस तरीके से, और ये सब बिल्कुल आइडेंटिकल बल्ब है। एक 100 वाट का बल्ब है, ये 60 वाट का बल्ब है, सर ये ऐसे 50 ही वाट का, P1 P2 कर डालिए बस। 25 वाट का है, नहीं, और ये मान लो 50 वाट का है। तो ये मिल करके कितनी पावर कंज्यूम करेंगे, अब निकाल लो अपना।
सिंप्लीफाई कर देते चलो। अच्छा ये 50 कर देते, ये 50 और इसको 25 कर दे रहे हैं। अब सिंप्लीफाई हो जाएगा 50 सीरीज में 25 तो 25 ये 25 वोट हो गए, 25 वोट और ये 25 वोट, सॉरी इसको 25 कर दे, 25 वोट और 25 वोट पैरेलल में 50 50 वोट, 50 वोट और 100 वोट फिर सीरीज में हो गए। 100/3 100/3 100/3 वोट पूरे सर्किट का पावर कंजम्पशन है। काफी छोटा मेथड हो जाता है एक्चुअली। यस सर। सर लेकिन हर जगह सबका 220 नहीं आएगा तो तब तो पूरा ही नहीं आएगा, 220 रेटेड आएगा, वोल्टेज सेम होना इसलिए चाहिए। 220 आएगा। प्रैक्टिकली 220 वाले ही होते हैं 220 ही डिस्टेबल। आएगा क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं। सर आप अरे तो आप कोई भी बल्ब खरीदोगे उसको मैन्युफैक्चर 220 वोल्ट के हिसाब से नहीं किया हाँ जाता है। यस सर अब ऐसा थोड़ी है कि सर एक अगर बल्ब होगा 220 भी तो नीचे भी 110 ही होगा, अगर मतलब और कुछ होता है। हाँ मतलब कहने का है कि भाई सारे वोल्टेजेस आइडेंटिकल होंगे, यस उसकी टेंशन ना लो। अब वो तो टॉर्चर करने वाली बात हो गई कि 110 वोल्ट का बल्ब, 220 वोल्ट का बल्ब, 400 वोल्ट का बल्ब कहाँ है वो? सर वही तो करने में मजा आता है Yes, sir. ये को ऐसा नहीं, तुम लोग को लगता है कि टॉर्चर होता है, लेकिन एक्चुअली ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आगे चल के बीटेक में एप्लीकेशंस भी होती है। भाई अब चल एक मिनट पहले रिकॉर्डिंग बंद कर लेंगे।